हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, और अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर उनको भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक प्रकार है? तो माइक्रो कंप्यूटर भी होता है, मिनी कंप्यूटर भी होता है, लार्ज कंप्यूटर यहाँ पे नहीं होता है। तो ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्न में कौन एक निवेश यंत्र का उदाहरण है? जॉयस्टिक होता है निवेश यंत्र। निवेश यंत्र किसको बोलते हैं? इनपुट डिवाइस को बोलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार मैंने दे रखा है। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक जो सेंसर होता है वो भी इनपुट डिवाइस होता है। तो दोनों ये सही हो जाएंगे, जॉयस्टिक और बायोमेट्रिक सेंसर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाईफाई का आविष्कार किसने किया? जल्दी से बता दो कमेंट करके, वाईफाई का आविष्कार किसने किया? तुम्हारे पास है केवल 3 सेकंड। अच्छा, नहीं पता वाईफाई का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था जॉन ओ सलीवन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में हाइफन कौन से चिन्ह का नाम होता है? तो हाइफन कौन से चिन्ह का नाम होता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा डाउट क्लियर किया था। तो इनमें से हाइफन कौन से चिन्ह का नाम है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ए फिर हाइफन लगाया फिर बी लिखा, तो ये आ गया इस तरीके से। अगर मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा तो ए अंडरस्कोर बी, दोनों में इस तरीके से अंतर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, एमएस पेंट में किसी भी शेप की आउटलाइन का साइज बढ़ाने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है होम मेन्यू। होम मेन्यू में आपको साइज ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ से आप शेप की आउटलाइन का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, एमएस पेंट से संबंधित जेपीईजी का पूर्ण रूप है? जेपीईजी जल्दी से बताएंगे। जेपीईजी ये तो सभी को आना चाहिए। जैसे आप फ़ोटो क्लिक करते हो, उसके डिटेल्स में आप जाकर देखते हो, तो वहाँ पे आपको एक जेपीईजी या फिर जेपीजी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो उसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो उसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, एमएस वर्ड 2007 में इक्वेशन ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी है। अब तुम्हारे लिए ये चीज़ नया लग रहा होगा तुम्हें, बहुत से लोगों को ये पता भी है। इक्वेशन क्या काम करता है? जैसे मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है 22/7, 22/7। इसको हम ऐसे ना लिख के इसको हम इक्वेशन के अंदर लिखेंगे तो ये एक प्रॉपर व्यू है आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने इसके लिए प्रेस किया अल्ट इक्वल, जो कि इक्वेशन का शॉर्टकट है। मैंने यहाँ पे टाइप किया 22/7, फिर मैंने एंटर किया, तो ये इस तरीके से आ जाता है। कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आपको लिखनी है तो ऐसे आप लिख सकते हैं, जिसके लिए होता है इक्वेशन ऑप्शन। इक्वेशन ऑप्शन का शॉर्टकट कुंजी होता है अल्ट इक्वल। अल्ट इक्वल इसका शॉर्टकट कुंजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 में चार्ट ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है? तो 2007 वाला वर्ड यही है सामने जो खुला है। चार्ट ऑप्शन होता है इसमें इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा चार्ट, फिर यहाँ से आप कोई भी एक चार्ट ले लेंगे और ओके करेंगे, और फिर यहाँ पे आपको वैल्यू इनपुट करने के लिए पूछेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं, फिर इसको क्लोज़ कर देंगे तो यहाँ पे आपका चार्ट बन के आ जाएगा। तो इंसर्ट मेन्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 में ड्रॉप कैप ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है? अब ड्रॉप कैप क्या होता है इसको समझेंगे। ड्रॉप कैप आपने बहुत सी जगह न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि जो पहला लेटर है वो बड़ा जैसा होता है और फिर बाकी छोटे जैसे होते हैं।
तो इसको करने के लिए ड्रॉप कैप ऑप्शन MS वर्ड में दिया रहता है। तो ये होता है आपका इंसर्ट मेन्यू में। तो इंसर्ट मेन्यू करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको मैं दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली। इंसर्ट पे जाएंगे और ये रहा ड्रॉप कैप। जैसे मैं इसको ड्रॉप कैप करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया मैंने एच को, ड्रॉप कैप में गए, यहाँ पे मैंने ड्रॉप्ड किया, यानी कि एच बहुत बड़ा हो गया है और यहाँ बाकी सब लेटर छोटे हैं। तो ये होता है ड्रॉप कैप। अगला प्रश्न यहाँ पे है, MS वर्ड 2007 में पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं। पेज बॉर्डर तो बहुत आसान है, तो आपको ये आना चाहिए पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं। आपको मिलते हैं यहाँ पे 3 सेकेंड। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं। तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए आपको सबसे पहले पेज लेआउट मेन्यू का पता होना चाहिए कि पेज लेआउट में पेज बॉर्डर होता है करके। तो होम और होम ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। अब बचे दो ऑप्शन सी और डी। पेज लेआउट में कौन सा ऑप्शन होता है? पेज लेआउट में इसमें होता है पेज बॉर्डर ऑप्शन डायरेक्ट, ठीक है, ना कि पेज साइज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा पेज बॉर्डर ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर बॉक्स में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये पेज बॉर्डर हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो ये होता है पेज बॉर्डर ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पे है, MS वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? ये तो आपको पता होना ही चाहिए। जल्दी से बताएंगे MS वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है। यानी कि अगर आप न्यू पेज लेते हैं तो आप लिखना कहाँ से शुरू करते हैं, यही पूछा गया है। तो कभी भी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है डिफ़ॉल्ट, ये होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसको एक प्रैक्टिकली समझा देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नया पेज लिया, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको जो इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट है डिफ़ॉल्ट कौन सा है। तो इसका नाम है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। तो यही पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है, MS पावर पॉइंट 2007 में ट्रांजिशन इफेक्ट कौन से मेन्यू में होते हैं। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो ये होता है एनिमेशन मेन्यू में, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक बार दिखा भी देता हूँ। पावर पॉइंट मैंने ओपन किया, जो ये ट्रांजिशन इफेक्ट मिलते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के, तो ये मिलते हैं एनिमेशन मेन्यू में। तो एनिमेशन मेन्यू करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइड का अगर आपको बैकग्राउंड बदलना है तो उसके लिए कौन से मेन्यू का आप प्रयोग करेंगे, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या रहेगा इसके लिए। 13th क्वेश्चन। तो इसका आंसर होता है डिज़ाइन मेन्यू। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन पे और यहाँ से स्लाइड का बैकग्राउंड थीम चेंज कर सकते हैं। और स्लाइड में अगर फ़ोटो भी आपको लगानी है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे जाएंगे बैकग्राउंड स्टाइल्स, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड। इसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट फिल भी आप रख सकते हैं इस तरीके से कुछ। अगर आपको फ़ोटो रखनी है तो इसके लिए ऑप्शन है पिक्चर और टेक्सचर फिल। इसके ऊपर जाएंगे, फिर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपको फ़ोटो बैकग्राउंड में लगानी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे मुझे ये फ़ोटो बैकग्राउंड में लगानी है, इस पर मैंने क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, तो ये फ़ोटो स्लाइड के बैकग्राउंड में आ गई है, आपको दिख रही होगी। तो ये होता है आपका फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड में। अगर आपको टेक्सचर इंसर्ट करना है तो यहाँ पे जाएंगे और कोई भी एक टेक्सचर लेंगे, ये इंसर्ट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके लिए कौन सा मेन्यू था फिर? डिज़ाइन मेन्यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डायरेक्शन
कौन सा होता है? डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डायरेक्शन कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, चलो प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे पावर पॉइंट में और यहाँ पे जाता हूँ मैं होम मेन्यू। तो टेक्स्ट डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट कौन सा है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो इसका नाम क्या है? हॉरिजेंटल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट 2007 में डिफ़ॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन कौन सा होता है? स्लाइड का ओरिएंटेशन कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे। इसमें शायद बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आप सभी का मैं कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा। पावर पॉइंट मैंने ओपन किया, यहाँ पे गए डिज़ाइन मेन्यू में, स्लाइड ओरिएंटेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो कौन सा स्लाइड ओरिएंटेशन है यहाँ पे? लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट में ये नहीं रहता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन रहता है लैंडस्केप। तो अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट में ओपन ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी है? जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत से लोग कंट्रोल O यहाँ पे टिक करना चाहेंगे। उनको मैं अगर बता दूँ, कंट्रोल O तो होता ही है, लेकिन कंट्रोल F12 भी होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंट्रोल F12 मैंने दबाया, इससे खुला यहाँ पे ओपन ऑप्शन। कंट्रोल O मैंने दबाया, इससे भी खुला ओपन ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो इनके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2003 की एक वर्कशीट में कुल कितने सेल्स थे? सेल्स का मतलब जो बॉक्स होते हैं वो कितने थे, ये पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो ये थे 1,67,77,216। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? MS एक्सेल की वर्कशीट में किसी भी सेल के अंदर करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है। अगर आपको किसी भी सेल में करंट डेट चाहिए तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो एक्सेल मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन यहाँ पे प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो एक करंट डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल अलाइनमेंट कौन सा होता है? जल्दी से इसको कमेंट करके बताएंगे। तो डिफ़ॉल्ट सेल अलाइनमेंट होता है बॉटम अलाइन, ठीक है। तो ये बॉटम अलाइन रहता है डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। दो 2007 की बात करें या फिर 365 की बात करें, दोनों में सेम ही होता है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज होता है 11। तो 11 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2007 में मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन उपयोग करने के लिए कम से कम कितने सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है? तो ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है, ये आपने यूज़ भी किया है। जल्दी से बता देंगे कम से कम कितने सेल चाहिए मर्ज सेंटर ऑप्शन यूज़ करने के लिए। इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ, क्या कोई अंतर यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, 2 सेल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए, इसको क्या मैंने मर्ज सेंटर, तो ये हो गया मर्ज। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो कम से कम कितने सेल सेलेक्ट करने हैं? तो कम से कम यहाँ पे
दो सेल सेलेक्ट करना पड़ता है मर्ज सेंटर ऑप्शन यूज़ करने के लिए। अगला प्रश्न है पेज मेकर 7.0 में प्रथम मेन्यू बार कौन सा होता है। ठीक है, पेज मेकर 7.0 में प्रथम मेन्यू बार कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो प्रथम मेन्यू बार होता है इसमें फाइल मेन्यू। तो यहाँ पे प्रथम मेन्यू बार फाइल मेन्यू मिलता है, दूसरा मिलता है एडिट, तीसरा लेआउट, चौथा टाइप, पांचवा अलाइनमेंट, छठा मिलता है यूटिलिटीज़ और सातवां मिलता है व्यू, आठवां मिलता है विंडो, नौवां मिलता है हेल्प। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है, पेज मेकर 7.0 में पेज को अधिक से अधिक कितना % जूम इन किया जा सकता है। अच्छा, कम से कम बताएंगे कितना होता है। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कम से कम पेज मेकर में हम जूम लेवल कितना रख सकते हैं, कितना % रख सकते हैं, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करो अभी। तो कम से कम जो जूम लेवल होता है पेज मेकर में वो होता है 13% और हाईएस्ट जूम लेवल होता है 731%। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। पेज मेकर मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। नया पेज मैंने लिया और यहाँ पे मैं जूम के अदर व्यू में आता हूँ। यहाँ पे मैंने किया 1000, ओके किया, कंटिन्यू किया। तो ये दिखा रहा है मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे कितनी है, 731% है। अगर मैं कम से कम ट्राई करना चाहूँ तो कम से कम कितना है, अगर मैं 10% कर दूँ, कंटिन्यू करूँ, तो ये दिखाएगा कम से कम 13% है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो 13 में अगर यहाँ पे कर दूँ, ओके कर दूँ, तो ये 13% पेज का जूम लेवल हो जाएगा। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा फिर ऑप्शन डी मैंने करेक्ट क्यों किया। फोटोशॉप 7.0 में कर्व ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी है, कर्व ऑप्शन। बहुत से लोग कंट्रोल शिफ्ट सी लगा रहे होंगे टिक अपने माइंड में, तो उनका यह आंसर गलत हो जाएगा। तो कर्व ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है, जल्दी से बताएंगे। तो कर्व ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एम। कंट्रोल और एम अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये कर्व ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, अगर आप इसको ऊपर की ओर करेंगे तो फ़ोटो में आपको लाइटनेस देखने को मिलेगी, यानी कि लाइटनेस इंक्रीज होगी। और इसको डाउन की ओर करेंगे तो फ़ोटो की जो लाइटनेस वगैरह है वो डिक्रीज़ होगी। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, फिर कंट्रोल एम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है फोटोशॉप 7.0 में डॉज टूल का शॉर्टकट कुंजी है। डॉज टूल का शॉर्टकट, अच्छा ये बताएंगे कि डॉज टूल किस काम में आता है। इसका शॉर्टकट है ओ। इसका काम होता है जो डार्क पार्ट है उसको लाइट करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, देखो जो डार्क पोर्शन है वो लाइट हो रहा है धीरे धीरे से, इस तरीके से। तो ये होता है डॉज टूल का काम, डार्क पोर्शन को लाइट करने के लिए। तो ओ यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे 25 प्रश्न जिसमें मैंने आपका एक एक डाउट क्लियर किया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी चैनल पे, जिससे आप कुछ नया सीखते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको एक नए प्रैक्टिस सेट में या फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।